वाटर टैंक फिश फार्मिंग। एक समय की बात थी जब प्रभाकर नाम का एक व्यक्ति हाँ मछली भाई मछली, आओ माँ आओ, मछली भाई मछली, ताजा ताजा मछली। यूं कहते हुए मछली बेचता था। एक बार एक बूढ़ी औरत प्रभाकर के पास आकर, बेटा मछली कितने की है? आओ दादी, मेरे पास टूना फिश, अपोलो फिश, ऐसे कई प्रकार के मछलियाँ हैं। आपको कौन सी चाहिए दादी? टूना फिश कितने की है बेटा? केजी 1500। क्या केजी 1500? इतना बड़ा धोखा! मरी हुई मछलियों को आइस के टुकड़ों में रखकर मुझे बेच रहे हो। पता भी नहीं ये कब मरी है, किसको पता कितनी बासी है। छोड़ो बेटा, मुझे नहीं चाहिए। मरी हुई मछली के लिए 1500 रुपए दूं तो बहुत बड़ा अन्याय है, कहकर चली गई। अरे ऐसे कुछ नहीं है दादी, कल ही मछलियाँ मारकर आइस में रखकर बेच रहा हूँ। आओ दादी आओ। ऐसे बहुत बुलाने पर भी वो बूढ़ी औरत चली गई। वो बातें सुनकर एक बगल में खड़ा कस्टमर, सच ही तो है ना भाई, जो वो दादी ने कहा, मरी हुई मछली के लिए इतना दाम क्यों? ऊपर से पता नहीं कितने दिन पहले मरी है, फ्रेश फ्रेश है यूं कह तो रहे हो, लेकिन हमने देखा थोड़ी है। ऊपर से आजकल फ्रेश दिखने के लिए रंग भी डालते हो सुना है, मुझे भी नहीं चाहिए, कहकर उस दुकान से चले गया। ऐसे धीरे धीरे सारे कस्टमर्स चले गए। उस दिन से प्रभाकर के सेल्स गिर गए। बहुत पुकारने पर भी, बहुत प्रयत्न करने पर भी मछली खरीदने कोई नहीं आता था। एक दिन घर पर प्रभाकर व्यापार को फिर से कैसे संभालना होगा यूं सोच रहा था, तब उसकी बेटी ज्योति आकर, पिताजी स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन हुआ, तब मैं जीती तो मुझे ये बहुमान मिला है, देखो, कहते हुए एक्वेरियम को दिखाई। बहुत अच्छा है बेटी, अब इससे क्या करोगी? मछलियों को पालूंगी पिताजी। वो बातें सुनकर प्रभाकर को एक आइडिया मिला। क्यों ना मैं लाइव फिशेस को रखकर बेचूं? यूं सोचकर अपने शॉप के आगे कुछ छोटे डब्बों को रखकर उसमें मछलियों को पालना शुरू किया। कुछ दिन बाद वे मछलियां उस डब्बे में ही बड़ी हुई। प्रभाकर तब अगले दिन से, आओ भाई आओ, लाइव फिशेस, धोखा नहीं, झूठ नहीं, आपके आगे ही मछलियों को बेचेंगे, यूं पुकारने लगा। वो बातें सुनकर कई सारे लोग, क्या लाइव फिशेस? यूं कहकर सब लाइव फिशेस खरीदने लगे। इस तरह व्यापार फिर से चलने लगा। प्रभाकर तब से उस डब्बे में ही फिश फार्मिंग करते हुए अलग अलग किस्म के मछलियों को पालकर इन गांव वालों को मछलियां बेचने लगा। व्यापार बहुत अच्छे से चलने के कारण प्रभाकर बहुत कम समय में ही धनवान हो गया। फिश कटिंग वाला। एक नदी के किनारे पर गंगापुर नाम का गांव रहता था। वो प्राकृतिक सौंदर्य रूप में रहता था। बहुत सारे टूरिस्ट उस गांव में आकर मजे लेते थे। उसी गांव में सत्यम शिवम सुंदरम नाम के 3 मछुआरे रहते थे। उस गांव में बहुत लोग मछली पकड़ के जीवन गुजारा करते थे। सत्यम शिवम सुंदरम भी अजीब तरीके से मछलियां पकड़ते थे। एक दिन बाजू वाले गांव में से एक मछुआरा आकर, आप लोग अजीब तरीके से मछलियां पकड़ते हैं कहकर सुना था, तो फिर मेरे जैसे पकड़ के दिखा सकते हो क्या? कहकर गर्व से पूछा। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो जाल से नहीं, हाथों से पकड़ के दिखाऊंगा, आपको मंजूर है क्या? अरे वाह, क्या तुम हाथ से मछलियां पकड़ोगे? ठीक है। तब वो दोनों पानी में गए। फिर वो आदमी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सत्यम ने हाथों से मछलियों को फटाफट पकड़ के किनारे पर फेंकने लगा। वो देखकर वहां पर लोग हैरान हो गए। उस आदमी का जाल में 4-5 मछलियां फंसे हैं बस, मगर सत्यम ने तो 2 टोकरी भर के मछलियां पकड़ा। वो देखकर सब लोग हैरान हो गए। एक दिन 2 टूरिस्ट छतरी पकड़कर नदी के किनारे पर जा रहे थे।
फिर वो लोग सुंदरम को रोककर, बाबू यहाँ मछलियाँ कहाँ पर बेचते हैं? आपको मछलियाँ चाहिए तो फिर आपका छतरी एक बार दीजिए। मछली पकड़ने के लिए छतरी क्यों जी? अरे आप पहले आपका छतरी तो दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। और फिर छतरी को लेकर पानी में उतरकर मछलियों को आसानी से पकड़कर लाया और उनको दिया। वो देखकर वो दोनों हैरान हो गए। थोड़े दिन के बाद एक बड़ा मछली को पकड़ के तीनों नदी से बाहर आए। वो देखकर बहुत सारे लोग वहां पर आए। फिर उन तीन ने वहां उस मछली को एक टेबल के ऊपर रखे। फिर वो मछली को देखकर माइकल नाम का एक फॉरेन टूरिस्ट उधर आकर, वाव, अमेजिंग, जायंट फिश, इतना बड़ा मछली को काटने के लिए इसको सामिल में लेकर जाओगे क्या? शामिल क्यों लेके जाना है जी? हमारा शिवा है ना, वो फटाफट अपने हाथों से यूं ही काट लेगा। That's impossible, unbelievable. I bet you $5,000. तब केदारनाथ ने चाकू देकर शिवा से, अरे शिवा, इस गोरे को दिखाओ अपने टैलेंट। तब शिवा ने एक चाकू लेकर फटाफट उस मछली को मशीन से भी जल्दी से काटने लगा। ये देखकर उधर का सब फॉरेनर्स मुंह खुलकर देखने लगे। फिर माइकल हैरान होकर वंडरफुल, ग्रेट कहकर शिवा की तारीफ करके उसे $5,000 दिया। फिर सब लोगों ने तालियां बजाए। उसके बाद माइकल और उसका दोस्त मिलकर सत्यम शिवम सुंदरम से इस टूरिस्ट स्पॉट में रेस्टोरेंट खोलने को सोच रहे हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए। आप लोगों का टैलेंट को साबित करते हुए एंजॉय से रहिए। इस टूरिस्ट स्पॉट में रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलेगा। हम आपको 50% पार्टनरशिप देंगे। वैसे ही रिवर बीच रेस्टोरेंट में आने वाले टूरिस्ट को अपना टैलेंट दिखाकर होटल को चलाने लगे और बहुत अच्छे से कमाने लगे। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसी गांव में सुरजीत नाम का एक आदमी ब्याज के व्यापार करता। वह धोखादायक और द्वेषी था। बहन की शादी के लिए उसने अपना छोटा सा खेत सुरजीत के पास गिरवी रख दिया। कुछ दिनों बाद सुरजीत भीमया से, तुमको 5,000 मिलेगा, अब से तुम्हारा खेत मेरा। उसकी वजह से भीमया निराश हो जाता है। अब कुछ नहीं कर सकता, यह सोचकर दुखी होकर घर के लिए वहाँ से निकलता है। रास्ते के बीच कचरा उठाने वाले चाहे कितना भी कचरा बाजू में रखने पर भी उसे बहुत सारा प्लास्टिक बॉटल्स दिखाई देता है। घर में आकर दुखी रहते हुए भीमया की बीवी कुसुमा कॉफी देते वक्त, क्या हो गया जी, आप ऐसे दुखी होकर क्यों बैठे हो? हमारे पास जो बचा 1 एकड़ खेत ब्याज व्यापारी सुरजीत ने गलत हिसाब किताब बताकर छीन लिया। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होना जी, मुझे कितने अच्छे रिश्ते आने के बावजूद भी मेरे पिताजी ने, तुम्हारे पास पैसा और शिक्षा तो नहीं था, पर तुम बुद्धिमान और अच्छे आदमी थे, ऐसा विश्वास कर कर तुम्हें मेरा हाथ देकर हमारी शादी करवाई। उनकी बातों पर मुझे पूरा भरोसा है। आप अपना दिमाग तेजी से चलाना, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उस दिन रात में भीमया बहुत सोने की कोशिश करता रहा, पर नींद न आने के कारण वह यहाँ वहाँ बस घूमते रहा। ऐसे उसके गांव के बीच चलते आते वक्त म्युनिसिपैलिटी के लोग कचरा उठाते वक्त कचरे के साथ बहुत सारा प्लास्टिक बॉटल्स भी देखता है। तब वह यूज किए गए प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल करके मछली और प्लांट्स को रखने का सोचता है। अगले दिन भीमा गांव में जाकर
यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स को लेकर आता है। उसकी बीवी और वो मिलकर घर का पिछला हिस्सा के जगह पर इकट्ठा करते हैं। उस जगह पर बड़ा और लंबा पानी का टब तैयार करते हैं। उसके बाद उसमें लंबा रोप बांधते हैं। टब में पानी डालकर प्लास्टिक बॉटल्स को कट कर बॉटल्स के साइड और नीचे होल्स बनाते हैं। एक एक लाइन में एक एक बॉटल्स रखते हैं। उसके अंदर मिट्टी डालते हैं। उसमें सब्जी के बीज भी बोते हैं। उंगलियों की मदद से उन्होंने बीज को मिट्टी के अंदर धकेल दिया। इसी तरह वे प्लास्टिक बॉटल्स में पौधे उगाकर टब में बचा हुआ थोड़े पानी में छोटी मछलियाँ को छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद पौधे अच्छे से बढ़ने लगे। छोटी मछलियाँ बड़े बन जाते हैं। भीमैया टब में और बोतल में बड़े हुए सब्जियां और मछलियां को मार्केट में जाकर बेचता है। ऐसे वह पैसे कमाने लगता है। यह विषय सुरजीत को पता चल जाता है। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि भीमैया अच्छा कमाने लग रहा है। सुरजीत को उसके वजह से जलन होता है और बिना किसी को पता चले पौधे और मछली के टब में जहरीला केमिकल डाल देता है। जिसकी वजह से मछलियां मर जाती है और पौधे काले हो जाते हैं। भीमैया बाजू के गांव से एग्रीकल्चरल ऑफिसर को बुलाता है। वे उसे देखकर भीमैया से बोलते हैं, इस टब में किसी ने पॉइजनस केमिकल मिक्स करने की वजह से मछली और पौधे मर गए हैं। एग्रीकल्चरल ऑफिसर की मदद से भीमैया पुलिस कंप्लेंट देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सुरजीत को अरेस्ट कर लेते हैं। मछली मनी फार्मिंग। वीरपुर नाम के एक गांव में नीरव नाम का एक भूस्वामी रहता था। उसने गांव के लोगों को ब्याज में पैसे देते हुए 70% जमीनों को हड़प लिया था। एक दिन उस गांव में रहने वाले राजेंद्र नाम के एक किसान के पास नीरव अपने आदमी पप्पू के साथ वहां पर आया। क्यों रे गधे, ऐसे देख रहे हो? करो राजेंद्र भाई की जय जयकार करो रे। भाई ही तो अपने किसानों के नायक है। भाई के आने के बाद किसी भी किसान ने हमें जमीन नहीं बेचा। नीरव जी, ऐसे मजाक करने की जरूरत नहीं है। अगर किसान फसल नहीं उगाए तो कितना नुकसान होगा वो आप नहीं जान पा रहे हैं। यही तो समस्या है मेरी। तुम अगर मेरे जैसे अंगूठा छाप होते तो कोई परेशानी नहीं होती थी, मगर पढ़े लिखे हो ना, तुम्हें ये बेकार के काम क्यों बोलो? जाकर कोई नौकरी कर सकते हो ना। सर, इस गांव में आधे से ज्यादा खेत आपके ही है ना, फिर भी आपको मेरे जमीन पर आस क्यों है? आस, इन दोनों अक्षरों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते भाई। मुझसे तो नहीं हो पाएगा। क्या करे, बार बार कोशिश तो करते ही रहूंगा तुम्हारे जमीन के लिए, कहकर वहां से चला गया। उस रात पप्पू से नीरव, रे इसे समय पर पानी आ रहा है कहकर बहुत उछल रहा है। तुम एक काम करो, उसके आजू बाजू अपने खेती है ना, इसलिए कोई फसल ना उगे, उसके खेत में पूरा पानी छोड़ दो। तब वो क्या करेगा हम भी देखेंगे। तब पप्पू जाकर राजेंद्र के खेत में पानी भर दिया। बाद में राजेंद्र अपने पत्नी लिली के साथ जाकर देखा पूरा खेत पानी से भर गया था। इतने में नीरव वहां पर आकर, भाई तुमने बातों से नहीं सुना, इसलिए मुझे एक्शन करना पड़ा। अब रही बात तुम्हारे खेत की, ये हरदम ऐसे पानी से ही भरकर रहेगा। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया है। ये लो, मरे हुए छोटे छोटे मछलियाँ, इन्हें पानी में डालो, मछलियों के फसल उगकर उनमें से सोना आएगा, क्या पता? कहकर उसके हाथ में एक कवर रखा। उस कवर को लेकर राजेंद्र गुस्से से उसे अपने खेत में फेंक दिया। बाद में नीरव से राजेंद्र की पत्नी लिली, देखो तुम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, वो प्रकृति ही तुम्हें सबक सिखाएगी। क्या
तुम पति पत्नी ऐसे हो, वो जमीन खेत किसान कीड़े भूख कहता है और तुम प्रकृति श्राप कह रहे हो। देखो तुम तुरंत जाकर किसी मेंटल डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाओ। कहकर वहां से चला गया। ऐसे थोड़े महीने बीतने के बाद एक दिन पप्पू नीरव के पास आकर, श्रीमान सच्चा नाश हो गया, सुना है उस राजेंद्र के खेत में मछलियों का फसल उगा है। उतना ही नहीं, उन्हें काटे तो उनमें से पैसे भी आ रहे हैं। उसके बातें सुनकर नीरव जल्दी जल्दी उठकर राजेंद्र के खेत की ओर भागने लगा। तब वहां पर राजेंद्र के खेत में मछलियों का फसल उगा हुआ देख वो दंग रह गया। उनमें से थोड़े मछलियों को काटकर राजेंद्र पैसे निकालने लगा। नीरव को देखकर लिल्ली, देखा उस भगवान की महिमा। तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, मगर भगवान ने उसे सच करके दिखाया। मछलियों का फसल उगा है, उनमें से पैसे आ रहे हैं। अब इस खेत से सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे गांव के पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। इतने में वहां पर गांव वाले आए। उन्हें राजेंद्र और लिल्ली मछलियों से निकाले पैसे दिए। वो देखकर नीरव बहुत गुस्से से वहां से चला गया। अगले दिन नीरव थोड़े मरे हुए मछलियों को लाकर राजेंद्र के खेत के बगल में रहे अपने खेत में डालने लगा। मगर दूसरी तरफ राजेंद्र के खेत में तो मछलियों का खेत और अच्छे से उगने लगी। वो देखकर एक दिन नीरव से, पप्पू सर, अब तक आपने 10 बार मछलियां डाले हैं। मछली तो छोड़ो, उसके कांटे भी ऊपर नहीं आए। मगर उस राजेंद्र को देखो, अपने बगल में ही रहकर तीसरा फसल भी काटने लगा है। अगर ऐसे ही चला तो थोड़े दिनों में आपके खेत के साथ साथ पड़ोस गांव के खेतों को भी खरीद लेगा लगता है। नीरव अगले दिन राजेंद्र के खेत के पास आकर, भाई गलती हो गया भाई, तुम्हें दिए मछलियाँ हमारे पुश्तों से आ रहे हैं कहकर कल ही जब मैं घर साफ कर रहा था, मेरे पिताजी के डेयरी में लिखा हुआ था। उनके बारे में नहीं पता था, इसीलिए उन्हें तुम्हें दिया। या तो वो मछलियाँ मुझे दे दो या तुम्हारा खेत मुझे दे दो, नहीं तो मेरे बीवी बच्चों को खतरा है भाई। प्लीज भाई, कृपा करके तुम्हारा खेत मुझे दे दो भाई। उसके बदले अगर चाहे तो मेरे सारे खेत तुम्हें दे दूंगा। ये लो कागजात। ठीक है, वो मुझे क्यों, गांव वालों से हड़प लिए जमीन उन्हें ही दे दो। बीवी बच्चे कह रहे हो ना, इसीलिए ये एक बार छोड़ रहा हूँ। तुम कितने अच्छे हो भाई, कल ही गांव वालों को उनके कागजात दे दूंगा। अगले दिन नीरव गांव वालों को उनके खेत के कागजात दे दिया। वो देखकर सब नीरव के लिए तालियां मारने लगे। बाद में नीरव वहां से चला गया। तब गांव वालों से राजेंद्र, कम से कम अब तो भी खेत की अहमियत पता चला क्या? इस बार पप्पू ने हमारी मदद की है तो हमने नीरव को मछलियों का खेत है कहकर धोखा देकर तुम्हारे कागजात दिलवा पाया हूँ। और एक बार ऐसे किए तो मैं किसी की भी मदद नहीं करूँगा। थोड़े दिनों के बाद खेत में मछलियां डालकर पप्पू से नीरव, रे जितनी बार भी मछलियाँ डालो तो भी एक बार भी मछलियों का फसल क्यों नहीं उग रहा है रे? उस राजेंद्र ने मछलियों को कवर के साथ फेंका या कवर से निकाल कर फेंका? हम कुछ तो गलत कर रहे हैं रे, है ना? तब पप्पू अपने मन में, कुछ नहीं रे, तेरा दिमाग खराब हो गया है रे, बस। बफेलो फिशिंग। कार्तिक नाम का एक बहुत पेशेवर मछुआरा था। वो हर बार अपने जाल में कम से कम 100 मच्छी पकड़ता था। इसीलिए गांव में उसके बहुत सारे मच्छी के दुकान थे। बहुत मछुआरे कार्तिक जैसे मच्छी पकड़ना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। एक बार कार्तिक मच्छियों को गले पे डालकर गांव की गलियों में घूम रहा था। भाई, मैं भी आपकी तरह मच्छी का व्यापार करना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिए। उस गंगा माता का आशीर्वाद तुम पे हर वक्त रहेगा, सदा सुखी रहो, कहकर चला जाता है। घर आके अपने बेटे अजय से, बेटा अजय, कल से तुम भी मेरे साथ मच्छी का व्यापार करो। पापा, मैंने पहले भी बताया है, मैं मच्छी पकड़ सकता हूँ लेकिन नाव नहीं चला सकता।
उस नदी में गहराई कहाँ है और उथाला कहाँ, मुझे पता नहीं। वैसे मैं अपने दोनों भैंसों के सहारे अच्छा व्यापार कर रहा हूँ। ये सब जानने के बाद भी आप क्यों बोल रहे हो कि मैं मच्छी का व्यापार करूँ? बेटा, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए ही इतने सारे दुकान खोले। इस गांव में हमारा कोई मुकाबला नहीं। मेरे बाद तुम्हें ही इनको संभालना पड़ेगा। पापा, वक्त आने पे सोचूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़े दिनों बाद कार्तिक बीमार पड़ता है। गांव के सारे मछुआरे समावेश करते हैं। हमारे गांव में 90% दुकान कार्तिक के ही हैं। उसके बाद इनको कौन संभालेगा? दुकान संभालना छोड़ो, पहले ये सोचो कि इनको मच्छी कौन सप्लाई करेगा। इतने सारे मच्छी एक साथ कौन पकड़ सकता है? कार्तिक एक बार में सब पकड़ लेता था, उतना सक्षम किसमें है यहाँ पे? कहकर आपस में बात करने लगे। उस शाम को मछुआरे कार्तिक के पास आकर, साहब, आप ही बताइए कि आपके बाद आपके दुकानों को कौन संभालेगा? भाई, दुकानों को मुझे सौंप दो, मैं अपना हिस्सा रख के बाकी सब आपको ही दे दूंगा। हक, उसको क्या पता? भाई, आप अपने दुकान मेरे हवाले कर दो, मैं संभाल लूंगा। ये सब सुन के अजय, ये क्या आपके बाद कर रहे हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बस जीते जी मारना चाहते हो क्या उनको? वैसे मेरे होते हुए उन दुकानों को और कौन संभालेगा? चलिए निकलिए यहाँ से। ओहो, हम तुम्हारे दुकानों पे नजर डाल रहे हैं सोचकर निकलने को बोल रहे हो ना? अगर हम नहीं हैं तो तुम्हारे पापा के बाद तुम कैसे व्यापार करोगे? तुम अपने पापा की तरह 100 मच्छी पकड़ सकते हो क्या एक साथ? बड़ा आया बात करने वाला। चलो दोस्तों, कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। पापा, फिक्र मत कीजिए, मैं किसी न किसी तरह हमारे शॉप्स को बचा लूंगा। आपके बेटे होने के लायक कहलाऊंगा। अगले दिन अपने भैंसों को ले जाते हुए, उफ, आज इतनी गर्मी क्यों है? सोचकर नदी के पास जाता है। इतने में भैंस भी गर्मी ना सह पाने के कारण नदी में उतरते हैं। ये देखकर अजय को बढ़िया आइडिया आता है। मुझे नाव चलाना नहीं आता, लेकिन मैं इन भैंसों के सहारे नदी में उतरकर जाल फेंककर मच्छी पकड़ सकता हूँ। सोचकर अगले दिन अपने भैंसों को नदी में ले जाकर उन दोनों भैंसों पे खड़े होकर जाल फेंकता है। बस तुरंत बहुत सारी मच्छी उस जाल में फंस जाते हैं। उन मच्छियों को एक टोकरी में रख के उन्हें भैंस पर चढ़ाकर उन पे बैठकर गांव में जाकर सारे दुकानों को मच्छी सप्लाई करता है। सारे मछुआरे चौंक जाते हैं। एक मछुआरा, ये क्या भाई, तुम्हें मच्छी पकड़ना आता है? मच्छी पकड़ना आता है, लेकिन नाव चलाना नहीं। लेकिन मैंने अपने भैंसों के सहारे इन मच्छियों को पकड़ा। तब से मछुआरों ने कभी आवाज नहीं उठाई और ऐसे अजय अपने पापा के लायक बेटा कहलाया।